सामईन और नाजरीन, टिक्स इनकी इंसानों के लिए और जानवरों के लिए दोनों के लिए बहुत अहमियत है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, बिलखसूस जानवरों को मैं आज हवाला दूंगा कि जानवरों में जब ये टिक्स जो हैं किसी भी जानवर की स्किन के ऊपर होती हैं, एक तो बड़ा लॉस ये है कि स्किन डैमेज होती है। और जब उसकी जो खाल की कीमत लगती है ना, टिक इन्फेस्टेड एनिमल की जो खाल है, तो वो उस वैल्यू की, उस रेट की नहीं होती है जो कि अनइन्फेस्टेड टिक वाले जो जानवर है उनकी जो होती है खाल उससे। दूसरा बड़ा नुकसान इसका ये है कि ये खुद तो ब्लड जो है ये सक करती हैं, चूंकि ये उनकी फीड है। और एक अगर टिक को लें, फिर दो को, ये सैकड़ों की तादाद में होती हैं और ये सक करती हैं ब्लड, और जिससे जो एनिमल है वो वीक होता है, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती। तीसरा जो अहम तरीन जो नुकसान है जो इसका टिक्स की वजह से होता है, वो ये होता है कि ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जो है ना ये ट्रांसमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल रक्त मूत्र आप कह लें, जानवरों में बिबिजियसिस जो है, पायरोप्लाज्मोसिस है। इसी तरह बाकी जानवरों में भी ये टिक बतौर वेक्टर जो है ना ये काम करता है, क्योंकि एक एनिमल से उसने बीमारी उठाई, जब वो ब्लड सक कर रहा है तो दूसरे जानवर पर जाके फीड किया तो उसमें ट्रांसमिट कर दिया। इस तरह चौथा एक पहलू इसको जो अहम तरीन वेक्टर बनाता है टिक्स को, वो ये है कि जो लाइफ साइकिल होता है ना टिक्स का, एक जनरल लाइफ साइकिल तो ये है कि जो एडल्ट टिक्स हैं उन्होंने अंडे दिए, और अंडे से लार्वी निकली, और लार्वी से निम्फ निकला, और निम्फ से फिर अडल्ट बन गया। ये जनरल लाइफ साइकिल है टिक्स का। लेकिन ये रिपोर्टेड है और पता भी है हमें कि वन होस्ट टिक्स भी होती हैं, टू होस्ट टिक्स भी होती हैं, थ्री होस्ट टिक्स भी होती हैं। तो जो इस तरह की मल्टाई होस्ट टिक्स होती हैं ना, वो जिस जिस जानवर पे भी जाती हैं, वहां वहां जाके वो एक जगह से उसने डिजीज उठाई, अगर किसी एक इन्फेक्टेड एनिमल से ब्लड सक कर लिया, और उसको आगे फैलाते 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 पूरे हर्ड में वो बीमारी जा सकती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा आप देखते हैं कि ये वेक्टर बॉर्न है चूंकि, तो ये ह्यूमन बीइंग्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल लाइम डिजीज, इसके अलावा भी बहुत सी हैं, लेकिन मैं चूंकि इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है, हम कोशिश करते हैं कि वीडियो शॉर्ट रहे ताकि आपको ज़्यादा वक्त नहीं गुजारना पड़े। तो वो ह्यूमन बीइंग्स में भी बहुत सी चीज़ें जो हैं, ये बहुत सी डिजीज़ें ये टिक्स जो हैं, ये ट्रांसमिट करती हैं। तो इसमें इसकी प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन इसकी सीधी सीधी बात है, जो झटका सा असूल है फार्मर्स के लिए बिलखसूस, या जो कि पेट लोग रखते हैं, कि वो आप जब भी आप चराई के बाद जानवरों को आके ला के अपने फार्म पे बांधते हैं, या डॉग है या कोई कैट है तो बाहर आउटडोर में गई है, तो उसको जब आए तो उसको चेक करें कि उसके ऊपर अगर कोई इस तरह के चिचड़ या टेक्स वो जो मौजूद हैं, तो उसको उतारें और उनको बर्न कर दें। किसी एक कोने में रखा हुआ हो आपने, सुलगा के कोयला रखा हुआ तो उसमें फेंकते जाएं, उसको जला के रख दें। याद रहे कि ये बॉर्डर्स पे जो जो रेंजर्स वालों ने ना, वो ऊंट रखे हैं, दूसरे जानवर रखे होते हैं, तो वो सिपाहियों से कहते हैं कि इसकी बाकायदा चिच्चड़ परेड करो, कि इनको वर्चुअली वहां से उतारें, उतार के जला दें, ताकि इनकी नस्ल जो है वो तबाह हो जाए। एक एक जो टिक है वो हजारों अंडे देती है, हजारों लार्वी फिर निकलते हैं, हजारों बच्चे, उसकी आगे नस्ल जो है ना बहुत बढ़ जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो चिचड़ परेड करते हैं, और बेहतरीन कंट्रोल ये है कि उसको जला दिया जाए। एक ये बात है। दूसरा, आज के ज़माने में बहुत से इंसेक्टिसाइड्स आ चुके हैं जो कि सिर्फ एडल्ट के खिलाफ इफेक्टिव नहीं है, बल्कि वो लार्वी को और निम्फ को भी मार देते हैं। तो आप वो इंसेक्टिसाइड्स अपने जो करीबी तरीन वेटनेरियन है ना, उससे जाके पूछें कि आजकल जो इंसेक्टिसाइड लेटेस्ट है वो कौन सा अवेलेबल है। वो आपको इंजेक्टेबल फॉर्म में भी मिल जाएगा, वो आपको डस्ट या स्प्रे की सूरत में, पाउडर की सूरत में मिल जाएगा। आपको छोटे जानवरों के लिए जो वो कॉलर भी मिल जाएंगे जिसमें कि इम्प्रेगनेटेड होता है इंसेक्टिसाइड, तो ये आप उसको दे सकते हैं। एक पहलू जो मैं भूल गया हूँ कि टेक्स को जो बहुत ज़बरदस्त वेक्टर बनाता है और नुकसान का बायस बना सकता है इसको, वो इसमें ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन है। ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन ये है कि कई ऐसी डिजीजेस हैं जो कि एक मरतबा टिक ने ब्लड सक किया और उसने जो अंडे दिए, तो वो जो जरासीम है, वो जो प्रोटोजोआ है या कोई और उसमें आप कह लें कि कोई भी किसी किस्म का भी जरसोमा है, तो वो उसके अंडों में ट्रांसफर हो गया।
اور انڈوں سے لاروا میں ٹرانسفر ہو گیا، لاروا سے نمف میں، اور جو نیا بچہ پیدا ہوا اور پھر ایڈلٹ بنا، تو وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں وہ ٹیک کے منتقل ہو گیا جراثیم۔ اس کا مطلب ہے نسل در نسل وہ جو ٹیک کی پاپولیشن ہے نا، اس میں یہ پرابلم رہے گا کہ وہ ٹرانس اوویرین ٹرانسمیشن کے ذریعے جتنا زیادہ اینیملز کے پاس وہ ایکسپوئر ہوگا، اس ٹیکس جائیں گی، اتنا ہی اس کا زیادہ ڈیمیج ہوگا۔ تو یہ آپ اس کے لائف سائیکلز پہ توجہ دیں۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نظر آئے گا آپ کو لائف سائیکل بھی ہے، اور اس میں اس کے مختلف کنٹرول میتھڈز بھی ہیں۔ انسیکٹیسائڈز کی پراپر ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے نا میتھڈ جو بھی رکھیں، اگر ڈپ کرنی ہے اینیملز میں، اپنے فارم پہ اپنے ڈیروں پہ آپ نے کوئی بنائی ہوئی ہیں ڈپس، جس میں سے کہ آپ انسیکٹیسائڈ اس میں ملا کے پانی میں تو آپ جانوروں کو گزارتے ہیں، تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ لیکن بیسٹ ورڈ بھی کہ آپ کے نزدیک ترین جو بھی ویٹنیرین ہے اس سے کانٹیکٹ کریں۔ لیکن باقی پریکٹسز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں پریونشن کنٹرول کے لیے، کہ آپ مینولی اس کو ریموو کریں، ٹیک کو پکڑیں، لیکن یاد رکھیں گلوز کے بغیر نہیں پکڑیں، اس لیے کہ وہ ٹیک میں لائمز کے بھی جراثیم ہو سکتے ہیں، کوئی اور پرابلم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اپنے ہاتھوں پہ گلوز پہنیں، اس کو بڑے آرام سے ریموو کریں اور اس کو جلاتے چلے جائیں۔